Greetings of the day. So, the topic which we are going to discuss today is electrocardiograph or ECG. So, starting with ECG and its introduction. तो ECG होता क्या है? ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. तो ECG होता क्या है कि जब हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, मतलब हार्ट के अंदर एसए नोड हमें पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है और उसी की वजह से आर्ट्रियम पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स कर जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हार्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल के अंदर, तो वो जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। तो ईसीजी अब आप सबने देखा होगा कि टीवी में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के टाइम पे हम जो पेशेंट को देखते हैं तो वो एक आईसीयू वार्ड के अंदर होता है, पेशेंट को लेटाया जाता है और उसके साथ एक साइड में मशीन चल रही होती है जिसके अंदर ग्राफ प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। और अगर हमें पता है, मतलब ग्राफ अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है तो मतलब हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, ठीक है। तो वो जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और उसके अंदर जो ग्राफ चल रहा होता है, जो कार्डियक एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और अब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी होता है। स्टैंडर्ड ईसीजी का मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन का ईसीजी कैसा होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। तो अगर हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को मशीन के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें लीड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो लीड्स को क्या करा जाता है, पेशेंट उस पर्सन की बॉडी के साथ अटैच करके एक एंड उसका पर्सन की बॉडी के साथ अटैच करा जाता है और दूसरा एंड उसका मशीन के साथ अटैच करा जाता है। तो इस तरह से हमें ईसीजी मिलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि ईसीजी क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक्टिविटी जो भी चल रही है हार्ट के अंदर, जब हम उसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं तो उसे हम ईसीजी बोलते हैं। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और स्टैंडर्ड ईसीजी जब हमें ऑब्टेन करना है तो हमें पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और पेशेंट को हम मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं लीड्स की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रॉड्स की हेल्प से। तो अब उसके बाद अगर हम देखें कि लीड्स किस तरह की होती है, और ऐसा होता है कि दो तरह का ईसीजी हमें मिलता है। एक स्टैंडर्ड ईसीजी होता है कि जब हमें नॉर्मल एक्टिविटी का पता करना है कि वो कैसा चल रहा है, कि मतलब उस पर्सन की हार्ट बीट रेट कितनी चल रही है, अगर वो हमें करना है तो वो होता है ऑब्टेनिंग स्टैंडर्ड ईसीजी। और कभी कभी हमें हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है, हमें जब डिटेल में स्टडी करनी होती है तो उस टाइम पे हम दूसरी तरह की लीड्स को यूज़ करते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीड, तो वो हम देखते हैं। तो लीड्स की अगर हम बात करें, दो तरह की लीड्स हम पेशेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। एक होती है लिम्ब लीड्स और एक होती है चेस्ट लीड्स, ठीक है। तो लिम्ब लीड्स 3 नंबर में होती हैं, ठीक है, मतलब 3 लिम्ब लीड्स होती हैं जो पर्सन के साथ अटैच करी जाती है, पेशेंट के साथ। तो कहाँ कहाँ पे अटैच करी जाती है, एक हम अटैच करते हैं राइट रिस्ट पे, एक हम अटैच करते हैं लेफ्ट रिस्ट पे और एक कट करते हैं लेफ्ट एंकल पे। तो टोटल लिम्ब लीड्स कितने नंबर में होती हैं, 3 नंबर में। एक राइट रिस्ट पे, राइट कलाई पे अटैच करते हैं, दूसरी लेफ्ट रिस्ट पे, लेफ्ट कलाई पे अटैच करते हैं और एक लेफ्ट एंकल पे अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये 3 लिम्ब लीड्स होती हैं और इससे हमें क्या मिलता है, स्टैंडर्ड ईसीजी मिलता है। और वहीं पे दूसरी जो लीड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट लीड्स। क्योंकि चेस्ट लीड्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये चेस्ट वाले रीजन, हार्ट के रीजन के आसपास अटैच करी जाती हैं और इनका नंबर कितना होता है, 6 होता है। और ये क्या करती हैं, हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं कि जब भी हमें हार्ट के फंक्शन को डिटेल स्टडी करना है तब हम चेस्ट लीड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लीड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होती है लिम्ब लीड्स, 3 नंबर में होती हैं और लिम्ब के साथ अटैच होती हैं, मतलब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में अटैच होती है, इसलिए हम इनको लिम्ब लीड्स बोलते हैं। और वहीं पे चेस्ट लीड्स का टोटल नंबर होता है 6 और ये हार्ट के आसपास चेस्ट रीजन में अटैच करी जाती है, इसलिए हम इसे चेस्ट लीड्स बोलते हैं। लिम्ब लीड्स हमें स्टैंडर्ड ईसीजी देती हैं और वहीं पे चेस्ट लीड्स हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन में हेल्प करती हैं। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को
कि मतलब ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है उसके अंदर कौन सी वेव्स हैं उसमें, और वो वेव्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसके अंदर बेसिकली 3 वेव्स होती हैं, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं, ये है पी वेव और ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये है टी वेव। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो पी वेव है थोड़ी उसकी हाइट कम है एज कंपेयर टू टी वेव। टी वेव की हाइट पी वेव से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी वेव की है, आर वेव की है, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। अब उसके अलावा अगर हम इस ग्राफ को और डिटेल में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सेगमेंट्स और कुछ इंटरवल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये पी वेव का एंड और ये आर वेव की जो स्टार्टिंग है या क्यू वेव की जो स्टार्टिंग है उसके जो गैप को हम क्या बोलते हैं, पी आर सेगमेंट बोलते हैं। वैसे ही एस वेव के एंड से लेके टी वेव के स्टार्टिंग तक का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पी और आर के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं पी आर सेगमेंट। एस वेव और टी वेव के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट करे गए हैं इंटरवल्स, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल, एस टी इंटरवल एंड क्यू टी इंटरवल। तो अब ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल का मतलब होता है कि इंटरवल के अंदर एक वेव हो सकती है या एक से ज़्यादा वेव भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे पी वेव की स्टार्टिंग से लेके क्यू वेव की स्टार्टिंग के बीच का जो इंटरवल है उसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। क्यू आर एस के बीच में जो है वो होता है क्यू आर एस इंटरवल। एस वेव का एंडिंग और टी वेव का एंडिंग उसके बीच में एस टी इंटरवल है, और वहीं पे क्यू वेव का स्टार्टिंग और टी वेव का एंडिंग उसके बीच में जो इंटरवल है उसे हम बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पी वेव का मतलब क्या है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। अगर आपने न्यूरल वाला चैप्टर कभी पढ़ा है उसके अंदर आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, न्यूरल कंडक्शन के अंदर या नर्व इम्पल्स जनरेशन में डीपोलराइजेशन वर्ड। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डीपोलराइजेशन के बारे में, कि डीपोलराइजेशन होता क्या है कि जैसे हमने बोला कि ऐसे नोड हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ये डीपोलराइजेशन ही होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली डीपोलराइजेशन। जब सिग्नल आता है ऐसे नोड से तो बेसिकली जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, हार्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे चार्जेस क्या हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं। पहले क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। पर जैसे ही ऐसे नोड से सिग्नल आता है ये चार्ज उल्टा हो जाता है, पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब जैसे ही ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा ये चार्ज उल्टा हो गया, अंदर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गए और बाहर वाली साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पोलैरिटी इसमें क्या हो रही है, रिवर्स हो जाती है, पहले पॉजिटिव बाहर अंदर नेगेटिव था, अब क्या होता है अंदर पॉजिटिव बाहर वाली साइड नेगेटिव आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, क्योंकि आर्ट्रियम की जो वॉल है वहाँ पे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, चार्ज क्या हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है। तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को, और वहीं पे क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस जो वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मतलब वेंट्रिकल की जो वॉल है वहाँ पे अब क्या हो गया, चार्ज रिवर्सल हो गया। वहीं पे जो टी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो अभी तक मैंने आपको बताया जो नॉर्मल स्टेट होती है मेम्ब्रेन की, जब पॉजिटिव बाहर अंदर नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पर जैसे ही सिग्नल आता है चार्ज मैंने बताया रिवर्स हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव हो जाता है अंदर पॉजिटिव हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। पर कोई भी मेम्ब्रेन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होती, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन भी पढ़े हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। वो जैसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं बाय लीविंग एनर्जी, वो एनर्जी छोड़ते हैं और क्या करते हैं, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट, अपनी कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। वैसे ही जब भी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है तो वो अपनी पोलराइज स्टेट को छोड़ के डीपोलराइज हुई है, तो वो अपनी डीपोलराइज स्टेट में कंफर्टेबल फील नहीं करती, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टेबल नहीं रहती, इसीलिए वापस से वो अपनी पोलराइज स्टेट में आना चाहती है।
उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। री का मतलब है वापस से, पोलराइजेशन का मतलब है पोलराइज स्टेट में आना। तो जब भी मेम्ब्रेन वापस से अपनी पोलराइज स्टेट में आती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, कि मतलब वेंट्रिकल्स जो अभी पहले क्या कर गए थे, डीपोलराइज हो गए थे, वो अब वापस से क्या हो गए, रीपोलराइज हो गए। ठीक है, सो आई होप दैट्स क्लियर कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम 3 तरह की वेव्स पढ़ते हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव का मतलब आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव का मतलब है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। उसके बाद देखते हैं डिटेल में कि इन तीनों वेव्स से क्या हमें पता चलता है कि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन तो हो रही है, मतलब क्या है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है कि आर्ट्रियम पहले डीपोलराइज होता है, और डीपोलराइजेशन की वजह से ही आर्ट्रियम क्या कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। और वहीं पे हमें पता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मतलब जैसे ही वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा, वेंट्रिकल क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन क्यू वेव के जस्ट बाद में शुरू होती है, और ये क्या करती है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। मतलब ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को मार्क करती है मोस्टली, मतलब आर वेव की स्टार्टिंग आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो क्यू वेव है, क्यू वेव के जस्ट बाद में, मतलब ऑलमोस्ट आर वेव के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की स्टार्ट हो जाती है, और वेंट्रिकल क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और आर वेव की स्टार्टिंग में ही क्या होता है, जो सेमील्यूनर वाल्व है वो खुल जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि वेंट्रिकल्स का जो भी ब्लड है वो आगे चला जाए। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स अपने ब्लड को आगे भेजने के लिए कौन सी वाल्व खोलेंगे, सेमील्यूनर वाल्व खोलेंगे। ठीक है, तो आर वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, कि सेमील्यूनर वाल्व खुल चुकी है, मतलब वेंट्रिकल क्या कर गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर गए हैं। और ये जो सेमील्यूनर वाल्व है, ये टी वेव के एंड तक खुली रहती है। मतलब क्या है, वेंट्रिकल यहाँ से लेके आर वेव से लेके टी वेव के एंड तक क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है। ठीक है, सो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, मतलब वेंट्रिकल क्या कर गए, अब रिलैक्स कर गए। इसीलिए जो टी वेव का एंडिंग है वो क्या करता है कि मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल अब उनका जो कॉन्ट्रैक्शन था वो अब खत्म हो गया, वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि टी वेव के टाइम पे क्या होते हैं, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन शुरू कर देते हैं, और टी वेव के खत्म होते होते तक वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट्स क्लियर कि पी वेव आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब आर्ट्रियल की डीपोलराइजेशन की वजह से आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। टी वेव का मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब अब वेंट्रिकल्स क्या कर जाएंगे, अपनी रिलैक्स पोजीशन में वापस से आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कराया गया कि यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करी गई है और ग्राफ में बताया गया है, और इसका जो वेव का नाम है या पैटर्न है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इसका जो फर्स्ट वेव होता है, फर्स्ट जो सेगमेंट है वो क्या होता है, पी वेव होता है। पी वेव का मतलब आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। अब ये पी वेव की एंडिंग और क्यू या आर वेव की स्टार्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, पी आर सेगमेंट बोलते हैं। पी आर सेगमेंट का मतलब है डीले हो रहा है एवी नोड में। ठीक है, तो ये डीले का मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम वापस से कार्डियक साइकिल को रिकॉल करें तो हमें याद आएगा कि एसए नोड सिग्नल किसको भेजता है, पहले आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और एसए नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड में। ठीक है, तो एसए नोड से एवी नोड तक सिग्नल जाने का जो डिले है, मतलब एसए नोड से सिग्नल शुरू हो गया पर वो 0.1 सेकंड के बाद एवी नोड को सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीले एट एवी नोड। तो वो डीले इसलिए होता है ताकि आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए उतने ही टाइम में, और आर्ट्रियम का जितना भी ब्लड है वो सारा वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाए। ठीक है, तो ये डीले का पर्पस यही होता है। आई होप इट्स क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी ऐसे नोड सिग्नल शुरू करता है वो आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, पर आर्ट्रियम के बाद उसको वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है ऐसे नोड को।
तो एसए नोड वो खुद काम नहीं करता, एसए नोड आगे अपना मैसेज पास कर देता है एवी नोड के पास, ठीक है। पर एसए नोड अपना मैसेज पास करने के लिए 0.1 सेकेंड का डिले डाल देता है बीच में, मतलब 0.1 सेकेंड की देरी से वो एवी नोड को सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो ये जो डिले होता है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, पीआर सेगमेंट रिप्रेजेंट करती है। और इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम देरी कर रहे हैं सिग्नल भेजने में, क्योंकि आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतने 0.1 सेकेंड में और आर्ट्रियम का सारा ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, इसलिए वो देरी होती है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं ये क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और ये लास्ट वाली वेव कौन सी है, टी वेव है, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। और उसके बाद हम देख सकते हैं टी वेव के जस्ट बाद में हमें जो आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन देखने को मिलती है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मतलब वो लाइन स्ट्रेट जा रही है, ना ही उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, मतलब वो ना ऊपर की तरफ जा रही है, ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ना नीचे की तरफ आ रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे जॉइंट डायास्टोल वाली कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हार्ट बीट रेट। तो हार्ट बीट रेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। कि मतलब एक मिनट के अंदर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कितनी बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो उस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम काउंट करके हम हार्ट बीट रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ईसीजी का, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो स्टैंडर्ड ईसीजी है, स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, कि पी वेव का शेप है, क्यूआरएस वेव का एक पर्टिकुलर शेप है, टी वेव का एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे मैंने बताया था कि जो टी वेव की हाइट है वो पी वेव से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है, कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन में इस तरह का ईसीजी हमें मिलेगा। पर अगर ये ईसीजी हमें, अगर किसी पर्सन का हमने ईसीजी निकाला और उसमें हमें जो वेव्स हैं, अगर सपोज करो पी वेव बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही है या टी वेव की हाइट बहुत ज़्यादा कम है या उससे भी ज़्यादा है, तो ये जो डीविएशंस हैं, मतलब ये जो नॉर्मल से थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है ईसीजी में, तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को कोई कार्डियक अबनॉर्मैलिटी है या कोई कार्डियक डिसीज़ है। तो इसीलिए ईसीजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। थैंक यू सो मच, और आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इवॉल्व योर चैनल। थैंक यू।